माइटोसिस, दूसरा है माइटोसिस, तीसरा क्या है मियोसिस। ए माइटोसिस का और नाम है माइटोटिक है सोमैटिक सेल या इक्वेशनल डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन बेटा हमारे बॉडी में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। एक ह्यूमन बीइंग है उसके बॉडी में दो प्रकार की सेल पाई जाती है, एक को कहते हैं सोमैटिक सेल और एक को कहते हैं जर्म सेल। जर्म सेल में आपका आएगा एग एंड स्पर्म, एक को ही ओवा बोलते हैं, ठीक है। एग या स्पर्म ये दोनों क्या हो जाएंगे, मनुष्य में जर्म सेल होते हैं। बाकी पूरी बॉडी की जितनी सारी सेल है, चाहे लीवर हो, चाहे नोज हो, चाहे हैंड हो, चाहे पैनक्रियाज हो, चाहे कोई भी सेल हो, सारी की सारी क्या होती हैं, सोमैटिक होगी। और इनकी कोशिकाओं की संख्या हमेशा डिप्लॉयड होगा, मतलब इनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 46। और इसमें जो जर्म सेल है इसमें हमेशा हैप्लॉयड होंगे, 23 लड़कियों में होंगे और 23 लड़कों में होंगे। तभी बाद में ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन करके किसी नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, तो वो जीव कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये इस तरीके से बेटा आपके सोमैटिक और जर्म सेल होते हैं। तो ये आपका जो यम फेज होता है, ये सोमैटिक और जर्म सेल में आपके ये सारे डिवीजन होंगे। तो ए माइटोसिस, माइटोसिस ये दोनों आपके किस में आ जाएंगे, सोमैटिक सेल में। और जो मियोसिस होगा ये आपका किस में होगा बेटा, इसी जर्म सेल में होगा। जर्म सेल को बनाने के लिए आपका मियोसिस होता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अब ये तो मैंने कल बता दिया था कि ये आपका क्या है, डायरेक्ट डिवीजन है। इसमें क्या हो जाएगा, आपका ये जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म इस तरीके से एक खांच बना लेगा, न्यूक्लियस 1 से 2 में, फिर ये इंडिविजुअल क्या हो जाएंगे, 1 से 2 में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये मोस्टली जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ईस्ट, इन सारी चीजों में आपका क्या पाया जाता है, ए माइटोसिस। और ए माइटोसिस ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें किसी भी प्रकार की गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को कल बताई थी। आज आप लोगों को पढ़ाना है माइटोसिस, ठीक। चलिए आप लोग डालिए माइटोसिस, ये तो मैंने आप लोगों को रिकॉल करवा दिया। सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी में जर्म सेल को छोड़ करके बाकी पूरी सेल्स को सोमैटिक सेल कहते हैं, ठीक है। और इसी डिवीजन को क्या कहा जाता है, माइटोसिस डिवीजन या माइटोटिक डिवीजन कहा जाता है। चलिए ठीक, चलिए लिखिए। तो इसको जो माइटोटिक, इसको हेडिंग डालना, इसी के नीचे लिखना। इसको सर्वप्रथम देखो, माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन दोनों में पाया जाएगा, प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में पाया जाएगा। हमने कल आप लोगों को दो साइंटिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट का नाम स्ट्रासबर्गर है, क्या नाम है, स्ट्रासबर्गर है। एक का नाम क्या है, डब्ल्यू फ्लेमिंग है, ठीक है। इनका नाम क्या है, डब्ल्यू फ्लेमिंग है। स्ट्रासबर्गर ने किसमें सेल, माइटोटिक सेल डिवीजन देखे थे, प्लांट में। हम क्या खाते हैं, बर्गर में क्या क्या डालते हैं, आलू चिप्स पिप्स यही सब डालते हैं ना, प्लांट ही तो होता है, वेजिटेबल्स। और फ्लेमिंग है, ये क्या है आपके एनिमल में। तो ये क्वेश्चंस आपके देते हैं पर उलट के पूछ लेते हैं। स्ट्रासबर्गर में एनिमल लिख देगा, फ्लेमिंग में प्लांट लिख देगा। तो माइटोटिक डिवीजन जो होता है या माइटोसिस डिवीजन जो होता है बेटा, वो दोनों में पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाएगा और एनिमल में भी पाया जाएगा। तो इसको सर्वप्रथम फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय स्ट्रासबर्गर, किसमें ऑब्जर्व किए थे, प्लांट में, एंड डब्ल्यू फ्लेमिंग इन एनिमल में, ठीक है। इसको सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने प्लांट में देखा था इस डिवीजन को, और फ्लेमिंग ने किसमें ऑब्जर्व किया था, एनिमल में। तो ये चीजें आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए आप लोग, टर्म माइटोसिस, जो इसका टर्म है, माइटोसिस शब्द जो है, माइटोसिस टर्म वाज गिवन बाय डब्ल्यू फ्लेमिंग, यही है ना, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने कब दिया था, 1882 में माइटोसिस शब्द दिया और एनिमल में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की है। नेक्स्ट लिखिए, इन विच माइटोसिस डिवीजन होता है क्या बेटा, एक पेरेंट सेल्स में,
ये जो पेरेंट सेल्स कैसा है, डिप्लॉयड है। इस पेरेंट सेल्स में डिवीजन होकर के 2 डॉटर सेल का बना लेना। 2 डॉटर सेल बनेगी, कितनी, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, पर जितना इसका क्रोमोसोमल जितना मटेरियल होगा उतना सेम इसका भी होगा। अगर ये डिप्लॉयड है तो ये भी क्या होंगी, डिप्लॉयड होंगी। तो इस प्रकार के डिवीजन को माइटोसिस या माइटोटिक या सोमैटिक या इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे। तभी ना आप देखते हैं कि एक सेल डिवाइड होकर के, जैसे हमारी स्किन की ही सेल है, ये हमारी स्किन की ही सेल है, तो ये हमारी पेरेंट सेल है, ये डिवाइड होके 2 बनाई, इसमें 2n है तो ये भी 2n होगा, ये भी 2n, तभी तो सोमैटिक डिवीजन होगा। समझ रहे हो मैंने क्या कहा था, सोमैटिक जो सेल होती है सारी की सारी डिप्लॉयड होगी। तो इसका मतलब डिवीजन 2 में होगा तो हमेशा क्रोमोसोम कभी हाफ नहीं होंगे। एज अ सेम पेरेंट सेल, जितना पेरेंट सेल में था उतना ही क्रोमोसोम होते हैं। पर जब आप मियोसिस जाएंगे तो इसमें पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम होता है उसका हाफ हो जाता है, तो वो इसलिए वो जर्म सेल बनाती है। और ये जो है सेम सेल बनाएगी तो सोमैटिक सेल बनाती है। ठीक है, तो ये चीज, ये भी 2n होगा, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 46 होगी, इसमें भी 46, और जो कि इसके पेरेंट सेल में ये थी। तो ऐसे डिवीजन को बोलते हैं माइटोसिस या माइटोटिक सोमैटिक क्वेशनल डिवीजन। लिखिए इसको। इन विच अ पेरेंट सेल, इन विच अ पेरेंट सेल divides into 2 daughter cells, 2 daughter cells with same number and lined in chromosome। ठीक है, सेम नंबर एंड लाइन क्रोमोसोम ड्यू टू this it is also called due to this it is also called as equational डिवीजन। ठीक है, जब ये कोशिका डिवाइड होगी एज अ सेम नंबर रहेगा, जितना इधर क्रोमोसोम रहेंगे डॉटर सेल में उतना इधर ही होंगे, और इक्वेटर पे दोनों के दोनों अरेंज हो जाते हैं, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। ठीक है, लिखिए। और ये मोस्टली मेनी अकर्स किस में पाए जाएंगी, सोमैटिक सेल्स में। इट मेनी अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। It many occurs in somatic cells of animals and in merismatic cell of plant। For multiplication of undifferentiated cells। अभी समझा रही हूँ इसका मतलब। हमने आप लोगों को एनिमल का बता दिए कि एनिमल में ये जो पेरेंट सेल होते हैं अपने एज सच डॉटर सेल बना लेते हैं, और दोनों क्या होते हैं, ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n। ठीक है, प्लांट में क्या होता है बेटा, प्लांट में 2 प्रकार की सेल पाई जाती है, एक को कहते हैं मेरिस्मेटिक सेल, एक को कहते हैं परमानेंट सेल। ठीक है, मेरिस्मेटिक सेल को हिंदी में बोलते हैं विभोज्योतक। जो कोशिकाएं हमेशा कंटिन्यू डिवाइड होती रहती हैं उनको विभोज्योतक कहते हैं। ये मोस्टली आपके रूट के टिप पे और शूट के टिप पे पाए जाते हैं। जैसे ये कोई पौधा है, इस पौधा का ये क्या है, शूट अपेक्स है, और ये ऊपर वाला क्या है, सॉरी ये रूट अपेक्स है, ये क्या है, शूट अपेक्स है। शूट का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका स्टेम, लीफ, फ्लावर, ब्रांचेस, सीड सब आते हैं, उसको शूट कहेंगे, और इसमें सिर्फ आपका रूट आता है। ठीक है,
तो यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं बेटा, इसके अंदर सेल डिवीजन की पावर बहुत अधिक होती है। यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं मेरिस्मेटिक सेल। क्या कहते हैं? मेरिस्मेटिक सेल कहते हैं। तो मेरिस्मेटिक सेल्स यहाँ पे भी पाई जाएगी, यहाँ पे भी पाई जाएगी। तभी ना ये कोशिकाएं जो डिवीजन करती, डिवीजन क्या करती है? माइटोटिक डिवीजन करती हैं। क्या करती हैं? माइटोटिक डिवीजन करेंगी और हाईली क्या हो जाएंगी? अपनी सारी चीजें, ब्रांचेस वगैरह यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से रूट वगैरह निकलेंगे। तो यही चीजें कहा गया कि इट मेनी अकर्स इन सोमैटिक सेल्स ऑफ द एनिमल। एनिमल में सोमैटिक सेल्स को बनाता है, परंतु इन मेरिस्मेटिक सेल ऑफ प्लांट फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। इसका मतलब समझो, मेरिस्मेटिक सेल में के प्लांट सेल के मेरिस्मेटिक सेल में आपका माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे वो बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन बार बार माइटोटिक डिवीजन करके प्लांट की ग्रोथ में क्या करेगी? हेल्प करेगी। ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मैंने आप लोगों को क्या कहा था? कल बताया था जब आप लोगों को सेल साइकिल, तो सेल साइकिल मैंने दो फेज बताए, एक को कहा इंटरफेज है और एक को क्या कहा? एम फेज है। और ये क्या है? इंटरफेज। इंटरफेज के तीन आपके थे, G1, S, G2 है। तो ये आपका G1 हो गया, ये S हो गया और ये G2 है। G1, S, G2 है। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसमें कुछ कुछ बुक में ना G1 के जस्ट बाद G0 दिया है, कुछ कुछ बुक में इसके पहले तो G1 के जस्ट बाद वाला ही देखें, क्योंकि मोस्टली बुक में मैंने यही देखा है। ठीक है, तो इसके जस्ट बगल में एक और फेज है जिसको कहते हैं G0 फेज या G0 फेज, या इसी को कहते हैं रेस्टिंग फेज। क्या कहेंगे? रेस्टिंग फेज कहते हैं, और या इसी को क्विसेंट फेज भी कहा जाता है। ठीक है, कोई कोशिका यहाँ से चली डिवीजन करने के लिए, तो ये सारी अपनी स्टेप को पूरा करते 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 आती है यम फेज में, और यम फेज में जैसे आएगी ये दो में डिवाइड हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया? कल मैंने क्या समझाया था? ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों कोशिकाओं को फिर से जा करके साइकिल ज्वाइन करके 2 से 4 में बनाए। इसमें से अगर किसी कोशिका का मन नहीं है डिवीजन करना, तो ये वाला जो फेज है G0, जिसको रेस्टिंग फेज कहते हैं, इसी में ये कोशिका चली जाएगी। मान लो ये कोशिका इसमें चली गई रेस्टिंग फेज में। अगर रेस्टिंग फेज में कोशिका गई तो कोशिका क्या हो गई? मैच्योर हो गई, परमानेंट हो गई। ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड हो गई। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्रेंशिएटेड कहेंगे। अगर कोशिका अगर इसमें नहीं गई, डिफ्रेंशिएशन के भाग में नहीं गई है, तो ऐसी कोशिकाओं को कहेंगे अनडिफ्रेंशिएटेड। क्या कहेंगे? अनडिफ्रेंशिएटेड। ये अभी मैच्योर नहीं है, प्री मैच्योर है, अभी उसके अंदर मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं, वो परमानेंट टिश्यू में चेंज नहीं हुए। तो ये आप लोगों को मैं समझा रही हूँ प्लांट में। तो प्लांट में ये कोशिकाएं चली जाएंगी अगर G0 फेज में, तो इसमें प्लांट में दो तरीके की आपकी टिश्यूज पाई जाती है, एक को कहते हैं मेरिस्मेटिक सेल्स या टिश्यू, एक को परमानेंट। अगर G0 फेज में चली गई तो ये कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? परमानेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी को कहेंगे, अगर परमानेंट हो गई तो इसको कहेंगे डिफ्रेंशिएशन। क्या कहेंगे? डिफ्रेंशिएशन। और पर इसमें ये जा नहीं रही है, इसलिए बार बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो कोशिकाएं क्या हो गई? अनडिफ्रेंशिएटेड। मतलब ये कोशिकाएं क्या है? इमेच्योर है। क्या है बेटा? इमेच्योर। अभी ये डिवीजन करेंगी और प्लांट की ग्रोथ को और बड़ा बनाएंगी और रूट की ग्रोथ को भी बड़ा बनाएंगी। चीजें समझ में आ गई? अगर यही कोशिकाएं जो डिफ्रेंशिएट हुई हैं, इसी कोशिकाएं का मन है कि हम फिर से साइकिल ज्वाइन कर ले, तो ये जब फिर से साइकिल को ज्वाइन करती है तो इसको क्या कहते हैं? डी डिफ्रेंशिएशन कहेंगे। ठीक है, कि री डिफ्रेंशिएशन है जी, री है ना? हाँ, यहाँ रहेगा आपका री डिफ्रेंशिएशन। री डिफ्रेंशिएशन है, फिर ये कोशिकाएं आई, फिर ये 2 से 1 थी ना, ये 2 से फिर यहाँ पे 4 बन जाएंगी। अब जब 4 बनेगी तो फिर किसी का मन हुआ कि नहीं हमको यहाँ पे फिर रेस्टिंग करना जाना है, तो फिर चला जाएगा, तो उसको कहेंगे डी डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो 3 प्रोसेस मैंने बताया, एक डिफ्रेंशिएशन, एक री डिफ्रेंशिएशन, एक डी डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये 3 चीजें रहेंगी। पहली बार जाएगी तो मैच्योर होती है, फिर वापस से साइकिल ज्वाइन कर लेगी, री अगेन साइकिल को अगर ज्वाइन कर लेगी तो री डिफ्रेंशिएशन, और वापस से फिर मैच्योर हो जाएगी। अब मैच्योर होगी तो वो वुड बना लेगी। क्या बना लेगी? वुड बना लेगी, लकड़ी बना लेगी, रेजिन वगैरह बना लेगी, फिर ताकि उसका अस्तित्व अब खत्म हो गया, कोशिका पूरी तरीके से डेड हो गई है, तो क्या हो जाएगी? डी डिफ्रेंशिएटेड। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे अनडिफ्रेंशिएशन का मतलब है, अभी ये सेल साइकिल को G0 फेज को ज्वाइन नहीं की है। चल,
यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, चलिए आगे माइटोसिस डिवीजन में लिखिए। इन माइटोसिस डिवीजन अकर्स इन टू कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। हाँ लिखो इसमें। अब क्या है, ये तो मैंने आपको टाइप्स बता दिए हैं इसके, यहाँ लिख लो। अब माइटोसिस डिवीजन के बारे में पूरा पढ़ो। इन माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन में आपके दो आते हैं, कैरियो और साइटो आएंगे। चलो लिखो, कैरियोकाइनेसिस, यहाँ क्या आ जाएगा, साइटोकाइनेसिस। यहाँ बेटा जो ये वाला डिवीजन था, कहाँ गया जी, मियोसिस है। इसमें थोड़ा सा आप लोग यहाँ यहीं पे लिख लीजिए, फिर इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी। यहाँ पे क्या होता है, एक पेरेंट सेल जो होती है, ये क्या है, डिप्लॉयड है। इससे पहले दो बनेंगे, ठीक है, ये दोनों जो दो बनेंगे, फिर इन दोनों से दो बनते हैं, इन दोनों से दो बनते हैं। तो यहाँ दो बार मियोसिस दो बार होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक दो बने तो ये मियोसिस फर्स्ट के थ्रू, और फिर यहाँ से दो से चार बने तो मियोसिस सेकेंड के थ्रू। तो ये सारी के सारे हेप्लॉयड हो गई, यन 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 यन, ये सारी की सारी क्या बन गई है, जर्म सेल बन गई। क्या बन गई बेटा, जर्म सेल बन गई, एग और ओवा बन गई। ठीक है, ये आपका मियोसिस होता है। मियोसिस दो प्रकार से पढ़ना है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। एक बार ये करके ये स्टेप बनाने, एक बार सेकेंड करके ये बनाने। ठीक है, तो इसको मैं आप लोगों को डिटेल में भी पढ़ाऊंगी। पहले माइटोसिस कंप्लीट कर दूं, फिर मियोसिस करूंगी, एक एक करके करूंगी। इसको इसके साथ यहाँ लिख लेंगे तो चीज़ों को यहाँ डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि यहाँ मैम ने बताया है कि एक पेरेंट सेल से ये 2n था, इससे आपका दो बना, ये भी 2n बना है और ये भी 2n, और ये सब यन बने। ठीक है, ये डिप्लॉयड बने, ये हेप्लॉयड बने। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका माइटोसिस डिवीजन में दो है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। मैंने यही ना साइकिल बनाया है, यम फेज और ये क्या है, इंटरफेज। इसमें मैंने कैरियोकाइनेसिस बताया है और साइटोकाइनेसिस। ठीक, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, और यहाँ से आपका G1 S, सॉरी ये आपका पूरा G2। ठीक है, ये पूरा आपका G2 है, यहाँ से यहाँ तक इंटरफेज है और यहाँ से एम फेज। हमको कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस देखना है। कैरियोकाइनेसिस में आपके फेज आते हैं, ठीक है, इसमें लिख लीजिए, इसमें मेनी इवेंट आते हैं। तो ये इवेंट क्या क्या है, प्रोफेज, प्रोफेज दूसरा है, प्रोफेज में दो हैं, ईयरली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। फिर आपका मेटाफेज है, फिर आपका एनाफेज है, थर्ड है आपका बेटा एनाफेज, फोर्थ है आपका टीलोफेज, और फिर क्या हो जाएगा, अब ये कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा आपका साइटोकाइनेसिस, फिर आपका हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसको कर लीजिए। प्रोफेज में दो है, ईयरली फेज, लेट फेज है, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। इसको कंप्लीट करिए। इसमें एक और यहाँ लिख लेना, मिड प्रोफेज है, मिड प्रोफेज, ईयरली, मिड और लेट लिख लो।
और जो साइटोकाइनेसिस है बेटा, साइटोकाइनेसिस को मैंने इधर लिख दिया है। इसमें आपके साइटोकाइनेसिस में दो आएंगे। अगर प्लांट में सेल का साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो इसको क्या कहते हैं? सेल प्लेट मेथड। क्या कहेंगे? सेल प्लेट मेथड। इसके थ्रू आपका साइटोकाइनेसिस होगा इसमें बेटा प्लांट में। और सेल फैरो मेथड द्वारा, सेल फरो मेथड द्वारा एनिमल में होता है। इसमें जो कोशिकाएं होती है इस तरीके से देखेंगे कि ये कोशिकाएं ऐसे खांच लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। ऐसे खांच बन जाता है ना, अंदर की तरफ धस जाती है फिंगर लाइक, और इसको कहते हैं सेल फैरो। इसको क्या कहेंगे? सेल बीच में से फट गई है, तो ये आपका एनिमल में हो जाएगा। फिर एक से ये इधर ये इधर, ये दो बना लेंगे। समझ गए आप? और सेल प्लांट में, तो पौधे में था, प्लांट में क्या है? ये एक कोशिकाएं जो रहती हैं इसमें दो न्यूक्लियस है, बीच से कोशिका में क्या पड़ गई? प्लेट पड़ गई, और ये फिर दोनों अलग हो जाएंगी, एक इधर एक इधर। तो इसको कहेंगे सेल प्लेट मेथड। ये आपका पाया जाता है प्लांट। ये बेटा न्यूक्लियस है, एन लिख दी हूँ, सी से साइटोप्लाज्म। ये इसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस और साइटो। ये हमेशा क्या होती है कि हो गया। चलो यहाँ देखो, पहला पढ़ते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस का प्रोफेज। देखो मैं एक ही जगह तुम लोगों को सब बता दूंगी, फिर एक एक करके अच्छे से लिखवा दूंगी, ठीक है? एक ही जगह आप लोगों को मैं सब समझा देती हूँ। यहाँ देखो, पहले कोई कोशिका है, उस कोशिका में जो आपका क्रोमोसोम होता है, वो क्रोमोसोम अभी नहीं है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसको कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहते हैं? तीन स्ट्रक्चर याद रखो, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड, क्रोमोसोम, ठीक है? समझ में आया तीन चीज? अगर इसमें अगर थ्रेड लाइक ऐसे जो आप क्रोमोसोम ऐसे उलझे रहते हैं, कंडेंस मतलब कंडेंस रहेंगे, आपस में उलझे रहते हैं, जैसे आपका धागा नहीं उलझा होता है, तो उसको कहते हैं क्रोमैटिन, ठीक है? अगर क्रोमोसोम में एक आपका यहाँ पे सेंट्रोमियर आ जाएगा, एक आर्म इधर बन जाएंगे, एक आर्म इधर बन जाएंगे, इसको कहेंगे क्रोमैटिड। जब ये दोनों तरीके से एक आर्म इधर एक आर्म इधर, इधर और इधर, इसका पेयरिंग बन जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। समझ आ गया तीनों? तो अभी क्या है, हम प्रोफेज में चलते हैं। तो इसमें जो आपकी ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है? यहाँ क्रोमोसोम जो है आपका इस तरीके से ऐसे आपका फैला हुआ है, और यहाँ पे अभी आपका क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन धीरे 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 यहाँ दिख रही है, टूट रही है पहले पे। तो पहला प्रोफेज फर्स्ट हो गया। प्रोफेज सेकेंड जब मिड में जाते हैं, तो मिड में ये बेटा, ये जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट में ऐसे देखो, पहले ऐसे था, तो फर्स्ट यहाँ मैं तीनों लिख देती हूँ, फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड। फर्स्ट क्या है? अर्ली प्रोफेज, सेकेंड क्या है? मिड प्रोफेज, थर्ड क्या है? लेट प्रोफेज। अभी कोशिका इस तरीके से दिख रही है, तो पहले इस कोशिका में क्या है? यहाँ आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से है, यहाँ आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन है, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस वगैरह, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये सेल्स है। तो इसके अंदर होता क्या है? ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपस में उलझे हुए थे, अब ये धीरे धीरे खुलने लगेंगे इस तरीके से। क्रोमैटिन क्या होने लगेगी? खुलने लगती है प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक? और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या होने लगेगा? डिसअपीयर होने लगता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होने लगेगा? डिसअपीयर होने लगेगा, ठीक है? और जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, ठीक? इसके बाद सेकंड में जाते हैं, तो ये जो क्रोमैटिन था अभी किसमें चेंज हो जाएगा? क्रोमैटिड में। किसमें चेंज हो जाएगा? क्रोमैटिड में चेंज हो जाएगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगी? बहुत हल्का फुल्का दिखती है, लगभग डिसअपियर हो जाती है, और जो इसका सेल ऑर्गेनेल्स है वो डेवलप कर जाते हैं। थर्ड में जैसे आप जाते हैं, ये क्या बना लेगा? क्रोमोसोम बना लेगा, ठीक है? और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगी, और सेल ऑर्गेनेल्स इसमें बन जाते हैं, लगभग जितनी इनकी जरूरत होती है, मतलब आपकी प्रोटीन एंजाइम्स वगैरह सब इसमें बन जाते हैं प्रोफेज में। समझ में आ गया? प्रोफेज समझ में आया आपको? अब क्या दूसरा क्या बचा है? मेटाफेज।
अब इसमें ये जो क्रोमोसोम है बेटा, ये इस तरीके से इसके अंदर खचपच मचाए पड़े हैं, जहां मन का है वहां घूम घूम टहर रहे हैं। पर इसको जब आप देखोगे ना माइक्रोस्कोप से, तो ये बहुत अच्छे से विजुअल नहीं होते हैं, दिख नहीं पाते हैं, टूटे टूटे से टुकड़ों में वो दिखते हैं। मैं आपको ऐसे बना दी ना, ऐसे ऐसे टुकड़ों में ऐसे दिखेंगे, ऐसे ऐसे बहुत दूर दूर तक। तो आप इसको क्लियर नहीं कर पाओगे कि सच में ये पूरे आपस में लिपटे हुए कि दो तीन आपस में लिपटे हुए हैं। ठीक है, इसके लिए जब आता है आपका मेटाफेज, आप लोग जब बीएससी या एमएससी में रहे होंगे, जो बच्चे आपका प्रैक्टिकल वगैरह किए होंगे, तो उनको ओनियन का रूट मिला होगा। ठीक है, ओनियन जो होता है प्याज, जो प्याज है, प्याज का जो ऐसे ऐसे वाइट वाइट सा रूट नहीं होता है, तो फिर उस रूट को टीचर्स देंगे। इस रूट को हम लोग क्या करते हैं, इस रूट को एक वो रहता है इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे पूरा कूट देते हैं, और कूटने के बाद इसके अंदर हम ग्रीन का वो इसको क्या बोलते हैं, स्टेन करने के लिए इसमें लिक्विड डाला जाता है पिंक कलर का। जब ये स्टेन हो जाता है तो फिर इसको हम लोग स्लाइड पे रखते हैं। जब स्लाइड पे रखेंगे तो इस तरीके से इसे कूटा हुआ इसका भाग रहता है, और माइक्रोस्कोप्स के द्वारा जब हम इसको देखते हैं, ठीक है, जब इसको हम देखते हैं तो हमको ये विजुअल होता है क्या, मेटाफेज। मेटाफेज इन सारे फेज में सबसे हाईली डेवलप, जिसमें आपका क्रोमोसोम एकदम अच्छे से दिखता है, वो कौन सा फेज होता है, मेटाफेज। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, होता क्या है बेटा, सारे क्रोमोसोम जो इधर उधर सब जगह अपने बिखरे पड़े थे, वो बीचों बीच आ जाते हैं। यहाँ इक्वेटर लाइन होता है, ये क्या है, ग्लोब पढ़ते तो इक्वेटर लाइन यही है ना, बीचों बीच। तो यहाँ पे सारे क्रोमोसोम अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे, क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके जो क्रोमोसोम होते हैं मेटाफेज में बहुत अच्छे से विजुअल होते हैं। ये आपका सेंट्रियोल है, पोलर वाला भाग है, ये आपका सेंट्रोमियर है, और ये आपका क्रोमोसोम है। यहाँ जो छोटे छोटे से निकले होते हैं इसको कहते हैं एस्टर, एस्टर रेज बोलते हैं। और जो बड़े बड़े से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं इसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या कहते हैं इसको, स्पिंडल फाइबर। ये जो स्पिंडल फाइबर किससे बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल से एक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसमें प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, ट्यूब्यूलिन पाई जाती। ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल से स्पिंडल फाइबर बने, छोटे छोटे एस्टर रेज हैं, ये आपका सेंट्रियोल है। और ये जो स्पिंडल फाइबर है बेटा, ये आपका जो क्रोमोसोम जो आपका ज्वाइंट होता है सेंट्रोमियर से, यहाँ बीच बीच में आपके क्या है, सेंट्रोमियर। और इसी सेंट्रोमियर के पास से एक स्ट्रक्चर निकलता है ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। इसको कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं, काइनेटो, काइनेटो नेट काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, ये काइनेटोकोर इसी स्पिंडल फाइबर से पकड़ने में इसको क्या करता है, हेल्प करता है। इसी काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जा करके क्रोमोसोम का ऐसे पकड़ लेते हैं। अब सारे क्रोमोसोम देखो कितने अच्छे से अरेंज हो गए हैं ना। तो मेटाफेज एक ऐसा फेज जो क्वेश्चन पूछता है, वो कौन सा फेज है जिसमें आपका क्रोमोसोम एकदम अच्छे से विजुअल होता है, हमको दिखाई देता है, कौन सा फेज है, मेटाफेज। ठीक है, कौन सा फेज है बेटा आपका, मेटाफेज। यम फेज में जो मेटाफेज आता है, कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट फेज, उसको क्या कहते हैं, उसमें आपका क्रोमोसोम एकदम बढ़िया सा विजुअल दिखाई देता है। ठीक, अब क्या हुआ, मेटाफेज के बाद क्या आता है, एनाफेज। यहाँ मैं सब समझा दे रही हूँ, फिर अच्छे से लिखवा के फिगर बना दूंगी। समझते रहो कि पहले प्रोफेज में क्या हुआ है, 3 स्टेप हुआ, यहाँ के बाद अब यहाँ पे आ गए। अब ये क्रोमोसोम क्या करते हैं बेटा, एनाफेज में इसको तोड़ देते हैं। अब ये इधर से जान लगा के खींचता है, ये इधर से, जब ये तो खींचेंगे तो आपका जो क्रोमोसोम होता है ऐसे सेपरेट हो जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर। तो ये स्ट्रक्चर देखो ऐसे हो जाएगा। ये इसका पोलर रीजन है, सेंट्रियोल है, पोल वाला रीजन है। और ये जो इक्वेटर पे था, ये यहाँ से आधा टूट गया बेटा। ठीक है, ये यहाँ से आधा टूट के यहाँ ऊपर चला गया, इसको ये पकड़ के खींच लिए। और ये जो है इसका हिस्सा आधा टूट के इधर आ गया, समझ रहे हो, ये इसको पकड़ के खींच लिए। तो ये दोनों क्या हुए, क्रोमोसोम आपस में सेपरेट हो गए। ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर, तो ऐसे फेज को कहते हैं एनाफेज। क्या है ये, एनाफेज। एनाफेज में सेंट्रोमियर यहाँ से डिवाइड हो गया, और ये इधर चला गया और इधर चला आया। तो ये आपका
सेंट्रियोल है, सेंट्रियो स्पिंडल फाइबर, इसको तोड़ लिए। अब आपका आता है टीलोफेज। टीलोफेज में बेटा ये इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन आपकी क्या हो जाएगी, अपीयर होने लगती है। टीलोफेज जो होता है प्रोफेज का इनवर्स होता है, उल्टा होता है। प्रोफेज में जो जो चीजें आपकी डिसअपीयर होती है वही टीलोफेज में आपका अपीयर हो जाता है। तो प्रोफेज में आपका सेल मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई थी, गायब हो गई थी। तो जैसे टीलोफेज आएगा तो ये अपना सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यहाँ 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 अपीयर होने लगेगा। ये इसको अपने घेरे में ले लेगा, ये इसको अपने घेरे में लेगा, ये इधर पोल की तरफ जाने लगेगा क्रोमोसोम, ये पोल की तरफ। तो ये स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से हो जाएगा, देख रहे हैं? ये स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका क्रोमोसोम है इस तरीके से, ठीक। फिर आपका आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस अगर एनिमल है तो इसके बीच में क्या हो जाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से इसके बीच में खांच पड़ जाएगा और ये आपका क्रोमोसोम, ये जो है, अब ये जो क्रोमोसोम था बेटा, ये क्रोमोसोम आपका इस तरीके से धीरे धीरे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। ये भी आपका हो जाएगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और यहाँ पे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएंगे, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह सब बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 सेल में आपका डिवाइड हो जाता है, 1 से 2 सेल बन जाते हैं। समझ में आ गया? प्रोफेज में क्या हुआ है, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, फिर साइटोकाइनेसिस की 2 सेल में डिवाइड हुई। एक कोशिका चली थी, कितने में डिवाइड हो गई, 2 कोशिका में। माइटोसिस हम पढ़ा रहे हैं तो ये भी 2n होगा, ये भी 2n, ठीक है। अब लिखवा दे, बेटा देखो थर्ड वाले फ्रेज में आपका क्रोमोसोम बन गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्रोमोसोम बन गया पर ये बिखरा हुआ कहीं अरेंज नहीं है और पूरे सेल ऑर्गेनेल्स, प्रोटीन, एंजाइम सब यहाँ पे बन गए हैं, समझ रहे हो। इसलिए जब इस वाले में आते हो टीलोफेज के लास्ट में तो इसमें भी आपका बनने लगता है। बस इसमें अपीयर क्या है, डिसअपीयर क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन गायब हो गई, ठीक है। जो थ्रेड लाई का स्ट्रक्चर कंडेंस थे वो गायब होकर के क्रोमोसोम बना दी, क्योंकि उसको अब क्रोमोसोम बनेगा तभी ना यहाँ पे अरेंज होगा, ठीक है। तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होंगी, मैं लिख पाऊंगी तो उसी में स्टेप बाय स्टेप बताती चलूंगी, ठीक। चलिए, हाँ तो बेटा अभी प्रोफेज का जब आप पढ़ोगे उसको, मियोसिस फर्स्ट पढ़ोगे तो उसमें आता है प्रोफेज फर्स्ट, तब उसमें जाओगी तो उसमें आपका आएगा कौन कौन सा स्टेज आता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस आता है ना। लेप्टोटीन, इसको ऐसे याद क्यों, मैं लता जरा पानी दे दो, लता से लेप्टोटीन, जरा से जाइगोटीन, पानी से पैचिटीन, दे से मतलब डिप्लोटीन, फिर दे से डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो लता जरा पानी दे दो, ये प्रोफेज का जब मियोसिस पढ़ोगे तो मियोसिस में 2 आते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, ये जितना सारी है ये भी आएंगे, सब फर्स्ट फर्स्ट आएंगे। जब प्रोफेज फर्स्ट में जाओगे तो इसमें ये चारों 5 स्टेप आते हैं। अभी हम आपको माइटोसिस पढ़ा रहे हैं, मियोसिस नहीं पढ़ा है, माइटोसिस पढ़ाएं। जब मियोसिस पढ़ाएंगे बेटा तब उसमें आपका पैचिटीन आएगा, उसी में रिकॉम्बिनेशन होता है, उसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। उसको मैं समझाऊंगी, सब बताऊंगी पर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, क्योंकि अगर मैं आगे पीछे समझाने लगूंगी तो सारी चीजें भूल जाओगे। इसलिए जितना बता रही हूँ बस उतने फोकस करो कि दिमाग में सब चीजें सही तरीके से घुस जाएं। चलो, तो इसमें आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है, बस लिखवाना है। माइटोसिस डिवीजन सेकेंड वाला बता रही हूँ, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, जिसमें मैंने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में बता दिया कि प्रोफेज के अर्ली, प्रोफेज मिड और लेट में, लास्ट में आपका क्रोमोसोम जो है यहाँ पे बन जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स में प्रोटीन, एंजाइम वगैरह बन जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह डिसअपीयर हो जाएगा। मेटाफेज में जो आपका क्रोमोसोम बना इक्वेटर लाइन पे आकर के अरेंज हो जाएगा। एनाफेज में दोनों जोड़ लगा के ऐसे उसको तोड़ देंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा और आपके क्रोमोसोम जो होते हैं क्रोमैटिन के रूप में टूट करके आधे आधे चले जाएंगे। टीलोफेज में क्या होगा, फिर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी
और सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह आपके आने लगेंगे, तो ये आपके टीलोफेज का मतलब पोलर वाले रीजन पे सारे क्रोमोसोम अपने अपने हाफ हाफ चले जाएंगे। फिर आपका साइटोकाइनेसिस में अगर एनिमल है तो बीच में फरो पड़ जाता है और आपका इस तरीके से दोनों सेल्स आपस में सेपरेट हो जाएंगी, अलग होके दो सेल्स बना लेती है एक से। अगर प्लांट में है तो बीच में प्लेट पड़ जाएंगे और अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग डालते हैं प्रोफेज। प्रोफेज में लिखिए आप लोग, प्रोफेज। प्रोफेज में 3 बताई हूँ, ईयरली, मिड और लेट। ईयरली फेज में लिखिए आप लोग, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, रेटिकुलम, ओपन इनटू कंडेंस क्रोमोसोम। जो बेटा आपका क्रोमैटिन था जो आपका उलझा हुआ था वो ओपन हो जाता है कंडेंस क्रोमोसोम। जो ये पतले पतले से धागे थे ना, ऐसे ऐसे आपस में उलझे हुए थे, अब ये इस तरीके से ओपन होने लगते हैं। ठीक है, मोटे मोटे से क्रोमोसोम में ये अपीयर होने लगते हैं। तो ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेंगे, ये क्रोमैटिन था, अब ये आपका इस तरीके से कंडेंस क्रोमोसोम बना लिए, ये आपका क्रोमैटिन। ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है, ये आपका सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, इसके बाद आपका मिड में लिखिए, ये तो आपका ईयरलिम हो गया, ये आपका मिड में, लेट इधर लिखवाती हूँ। मिड में लिखिए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम become distinct with each line which is having two chromatid। ठीक है, अब क्रोमोसोम किस में चेंज हो गया, क्रोमैटिड हो गया एंड अटैच्ड एट सेंट्रोमियर। जो किससे आपका अटैच हो गया, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से ये क्या हो गया बेटा, अटैच हो गया। तो ये इस तरीके से आपका ये धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेगा। और ये जो यहाँ जो आपका कंडेंस क्रोमोसोम था, ये बीच में आपका सेंट्रोमियर है और इस तरीके से ये बनने लगता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, मिड हो गया। लेट लिखिए, लेट में लिखिए, इसमें न्यूक्लियोलस प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, टोटली डिसअपियर, गायब हो गए। देख रहे हो, ये पूरा गायब हो गया है और ये भी पूरा गायब हो गया। ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियोलस है। बेटा जी ये आपका क्या है, कोई कोशिका है, इस कोशिका का ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन हो गया। इसमें ये क्या है आपका, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक, इस न्यूक्लियस के अंदर आपका एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोलस। ये केंद्रक है न्यूक्लियस, ये केंद्रिका है न्यूक्लियोलस। इसमें आरएनए का फॉर्मेशन होता है, किसका होता है, आरएनए इसमें बनता है और न्यूक्लियस में आपका डीएनए बनता है। याद रखिएगा, न्यूक्लियोलस में आरएनए का सिंथेसिस होता है। तो वहां पे न्यूक्लियोलस और ये जो सेल मेम्ब्रेन है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये क्या हो जाएगी, डिसअपियर। सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर क्या दिखेंगे, यहाँ पे क्रोमैटिन वगैरह, डीएनए।
इसी चीज को लिखी हूँ, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियो मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर एंड सेंट्रोमियर goes to pole and formed ester to begin to spindle fibers और ये स्पिंडल फाइबर लगभग 40 से 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर के स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। देखिए, तो इसमें बेटा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे क्रोमोसोम हो गए, ये इस तरीके से पूरे टोटली दिखते नहीं है, ऐसे ऐसे धागे की तरह रहते हैं, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? मैं इसमें बना दी हूँ, बट रुको इसको सही कर दूँ। और ये क्या है आपका? सेंट्रोमियर यहाँ बीच में जाता है, चेंज हो जाता है सेंट्रियोल में। और ये जो सेंट्रोमियर होता है, ये पतले पतले एस्टरेज बनाएंगे और बड़े बड़े से क्या बनाएंगे? स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये लेट प्रोफेज होता है। ये आपका ठीक है, ये आपका स्पिंडल फाइबर हो गया, ये आपका एस्टरेज हो गया, और ये आपका क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम। ठीक है, कर लीजिए, ये लेट बन गया आपका न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह डिसअपियर हो। ओके, तो ये आपका क्या हो गया बेटा? मेटाफेज कंप्लीट हो गया, सॉरी प्रोफेज। अब लिखिए मेटाफेज। दूसरा लिखिए मेटाफेज। लिखो इसको, बेस्ट फेज ऑफ बेस्ट फेज टू सी क्रोमोसोम। दूसरा लिखिए, द क्रोमोसोम align themselves at the equator plate, इक्वेटोरियल प्लेट। अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज कर लेते हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम बाईपोलर स्पिंडल फाइबर इज प्रोड्यूस्ड, ये बन जाते हैं। इट इज एन एस्टर इन प्लांट। ठीक है, प्लांट में एस्टर को एनेस्टर कहते हैं और एनिमल में एस्टर को एम्फी एस्टर कहते हैं। ठीक है, एंड एम्फी एस्टर इन एनिमल। स्पिंडल फाइबर
मेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स, और माइक्रोट्यूब्यूल्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। स्पिंडल फाइबर, कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, ये पोल टू पोल है। पोल टू क्रोमोसोम, इसमें बेटा ये क्या है आपका, पोल है, सेंट्रियोल है, इसमें आपका क्रोमोसोम है। देखो यहाँ से जो छोटे छोटे निकलते हैं उसको एस्टर रेस कहते हैं, और जो बड़े वाले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो आपका पोल टू पोल सीधे गया, ठीक है, पूरा पोल टू पोल, यहाँ से यहाँ बीच में कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। और कुछ आपके क्या होते हैं, देखो ये भी आपका कुछ कॉन्टिन्यूअस इस तरीके से होते हैं, मान लो कुछ आए और बीच से टूट गए, समझ रहे हो, पूरी तरीके से नहीं आए, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर दो तरीके के होते हैं, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे इस तरीके से ये पकड़े रहते हैं क्रोमोसोम वगैरह। तो इसी चीज को मैंने लिखा है, स्पिंडल फाइबर दो प्रकार के, कॉन्टिन्यूअस पोल टू पोल जाएंगे, और डिसकॉन्टिन्यूअस पोल टू क्रोमोसोम नॉट रिच, पूरा टोटली तरीके से वो अटैच नहीं होते हैं। तो इसको रखिए, याद रखिए। चलिए इसका फिगर बना लो बेटा। हम्म, हाँ, जो सेंट्रोमियर जब स्प्लिट करता है ना, तो वो उसके कुछ पार्ट जा करके एस्टर बनाएंगे, फिर एस्टर और वो क्या बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जो रहते हैं, वो आपका क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर। समझ में आया ये चीज। चलो यहाँ लिखिए, यहाँ फिगर बना लो, थोड़ा सा ऊपर कर दो। ये आपका एस्टर हो गया, और ये आपका कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर हो गए। बीच में देखो कहीं रुके हैं, डायरेक्ट आप आपके आए, और यहाँ पे क्या हो गया, ये वाले जो टूटे टूटे से, इसको कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। और यहाँ क्रोमोसोम अरेंज्ड
ऑन इक्वेटर प्लेट, इक्वेटर प्लेट पे क्रोमोसोम अरेंज, जैसे ऐसे फेज को कहते हैं मेटाफेज। और ये जब आप देखेंगे ना, जब आप लोग देखेंगे इसका ओनियन वाले में, तो ये एकदम ऐसे साफ साफ दिखते हैं, ऐसे पूरे सीधे सीधे अरेंज रहते हैं। ठीक, कर लीजिए इसको। अब एनाफेज में क्या हो जाएगा, ये सेंट्रोमियर बीच से ऐसे टूट जाएंगे, ठीक है, दोनों स्प्लिट होकर के अलग अलग हो जाते हैं, तो वो आपका एनाफेज हो जाता है। देखिए, और ये बेटा सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। कैरियोकाइनेसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज आपका प्रोफेज होता है, और सबसे शॉर्टेस्ट फेज क्या होता है, एनाफेज। ये दोनों चीज याद रखेंगे, क्वेश्चंस बन चुके हैं। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में, माइटोटिक डिवीजन में, ठीक है, या यम फेज में, यम फेज के माइटोटिक डिवीजन में सबसे छोटा, कैरियोकाइनेसिस में सबसे छोटा फेज कौन होगा, और सबसे लॉन्गेस्ट प्रोफेज है, उसमें 3 फेज आते हैं, लेट ईयरली, मिड और लेट आते हैं, तो वो आपका सबसे बड़ा होता है। उसके बाद एनाफेज जो होता है, इसका बस काम है बीच से सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाना, टूट जाना, वो बस आपका क्या होता है, इसका सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। तो लिखो, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन, देखिए, द सेंट्रोमियर of each chromosome, the centromere of each chromosome divided and the chromatin, अब ये क्या बन गया, क्रोमेटिड बन गया ना, पहले तो ऐसे था, तो ये क्या था, क्रोमोसोम था, ठीक है, सेंट्रोमियर से क्या था, अटैच था। अब ये सेंट्रोमियर यहाँ से टूट जाएगी, अब ये इस तरीके से बन गया, तो क्या बन गया, क्रोमेटिन, क्रोमेटिड, क्या बन गया, क्रोमेटिड। और धागे लाइक ऐसे स्ट्रक्चर उलझा रहता है, तो उसको क्रोमेटिन, ठीक है। उसी चीज को मैंने लिखा है, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइडेड द क्रोमेटिड बन जाता है, ठीक है। और क्रोमेटिड कैसे होंगे, इसमें 2 डॉट, इसमें जो है ये कैसे है, डॉटर क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम 2 में डिवाइड हो गया तो डॉटर क्रोमोसोम, एंड न्यू सेपरेटेड एंड नाउ है, नाउ सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड मूव टू अपोजिट पोल, और किधर चले जाते हैं, अपोजिट पोल, अपने अपने ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ आप स्ट्रक्चर बना लेंगे, ये इसके ध्रुव हैं, ये आपके क्रोमोसोम हैं, ठीक है, ये अपने ध्रुव की तरफ चले गए हैं, तो ये आपका क्या है, पोलर है, ये आपके क्रोमेटिड है, ठीक है।
इसमें आपका सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है। इसमें इसका मेन फंक्शन क्या है, सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाना। इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, एनाफेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन, एनाफेज। देखो बेटा, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, माइटोटिक डिवीजन के एनाफेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाता है, पर जब मियोसिस होता है तो मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकेंड, उसमें भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सब आता है। तो वो पहले में आपका मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, इस तरीके से आएगा। और उसी तरीके से मियोसिस सेकेंड में, मैं समझा क्या रही हूँ, ध्यान सुनना, क्वेश्चंस बने हैं। जब आप तीसरा डिवीजन पढ़ोगे तो उसको कहते हैं मियोसिस। क्या कहते हैं, मियोसिस, या इसी को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं बेटा इसको, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल का मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें जो होता है, जब इसको आप पढ़ेंगे तो ये दो होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में आएगा प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। इसी तरीके से प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। प्रोफेज फर्स्ट में जो होगा, मेटाफेज में, जब यहाँ पे ये सारी प्रोसेस इसी तरीके से इसमें भी होगी, थोड़ी थोड़ी चीजें अलग होंगी, समझाऊंगी क्या क्या अलग है। जब एनाफेज, हम यहाँ एनाफेज की बात करें, जब हम लोग एनाफेज में आते हैं तो देखते हैं कि मियोसिस फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर नहीं डिवाइड होता है। यहाँ क्या है, सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया और आपके ये स्प्लिट होकर के चले गए। सेंट्रोमियर डिवाइड कब होगा, एनाफेज सेकेंड में। क्वेश्चन यही पूछता है कि मियोसिस के किस एनाफेज में आपका सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, एनाफेज फर्स्ट की एनाफेज सेकेंड, या लिखेगा मियोसिस में, मियोसिस में सेंट्रोमियर किस में डिवाइड होगा। क्वेश्चंस बनाएंगे कि मियोसिस में, मियोसिस सेल डिवीजन में सेंट्रोमियर किस में डिवाइड होगा। ऑप्शन में देगा प्रोफेज, दूसरा देगा प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, तीसरा देगा एनाफेज सेकेंड, चौथा देगा मेटाफेज। तो क्या बताओगे, एनाफेज फर्स्ट में नहीं, किसमें, एनाफेज सेकेंड में, किसमें, मियोसिस में। अगर यहाँ माइटोटिक दे देगा तो वहां देखेगा प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, तो यहाँ किसमें होगा, एनाफेज में। चीजें याद रखेंगे। ये क्यों होता है, कैसे होता है, जब मैं इसको पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। बहुत सारे बुक्स में बहुत कंट्रोवर्शियल कर दिए, बहुत सारे टीचर्स इसको गलत पढ़ाते हैं। वो लोग कहते हैं कि मियोसिस के फर्स्ट में ही सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है। ये ऐसा नहीं होता है, मियोसिस के फर्स्ट में सेंट्रोमियर नहीं डिवाइड होते हैं। उसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में चिपके रहते हैं। मियोसिस फर्स्ट में फर्स्ट वही आपका क्या होते हैं, सेपरेशन होता है। जैसे इसमें जब देखेंगे ना, तो इस तरीके से दो होमोलोग, जैसे ये क्रोमोसोम है और इसके पास एक और क्रोमोसोम इस तरीके से लगा रहता है। तो जब आप एनाफेज फर्स्ट में आएंगे तो यही क्रोमोसोम दो आपस में चिपके रहते हैं ना, यही ऐसे करके अलग अलग सेंट्रोमियर पे, अलग अलग पोल पे चले जाते हैं। इसलिए लोगों को लगता है इसमें डिवीजन हो रहा है, इसमें नहीं आता। जब इसमें आओगी तब यहाँ पे ये इस तरीके से सिंगल रहते हैं। ये जब टूटेंगे तो ये क्या बना लेते हैं, क्रोमेटिड बना लेते हैं, तब ये डिवीजन होता है। ठीक है, ये चीजें मैं समझाऊंगी अभी, इसलिए बता दी हूँ कि आप लोग जानते रहो। रुको एक मिनट। तो ये आप लोगों को आई थिंक एनाफेज समझ में आ गया। चलो लिखो टीलोफेज। अगर बेटा आपको ये तीनों चारों फेज समझ में आ जाएंगे, वैसे तो बहुत बड़ा कुछ है नहीं कि ना समझ में आए, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इजी से इजी पढ़ाऊँ कि आप लोगों को समझ में आए जाए। ठीक है, अगर ये आप समझ लेंगे तो बाकी के आगे के सारे आसान हैं कि प्रोफेज में क्या हो रहा है, मेटाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज में क्या हो रहा है, टीलोफेज में क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है। बस अगर जिसको ये प्रोसेस समझ में आ जाएंगी तो सब कर ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिखिए, आपका एनाफेज के बाद क्या बचा है, आपका टीलोफेज। अब टीलोफेज आएगा। टीलो का मतलब क्या होता है, टेल का मतलब पीछे वाला भाग, पोल होता है। तो जो आपका क्रोमोसोम होता है, इसमें जो जो चीजें, टीलोफेज रिवर्स एज प्रोफेज, प्रोफेज का उल्टा क्या होता है, टीलोफेज। जो जो चीजें प्रोफेज में खत्म हुई थी, न्यूक्लियोलस गायब हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई थी, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या होने लगेंगी, वापस आने लगेंगी। और जो क्रोमोसोम था, इसमें अच्छा खासा दिख रहा था, अब धीरे धीरे कंडेंस होने लगेगा, आपस में चिपकने लगेंगे। ठीक है, और चिपक करके क्या कर बना लेंगे, सेल बना लेते हैं।
ठीक है, गोले गोले से दो अलग हो जाएंगे। लिखो, टीलोफेज में लिख लो, इसमें लिखो टीलोफेज इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। क्या होता है बेटा, ये प्रोफेज का रिवर्स होता है। लिखो, न्यूक्लियोलस प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, क्या हो जाएंगी, वापस से दिखने लगती हैं, रीअपियर्ड। और इसमें क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाएंगे, तभी क्रोमोसोम को छोड़ देंगे। अब क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, फ्री हो गया, आजाद हो गया, घूम टहल रहा है। ठीक है, और इसमें सेंट्रोमियर, इसका भी यहाँ काम नहीं। तो यहाँ आप इस तरीके से इसको बना लेंगे बेटा। यहाँ मैं बना देती हूँ इसका फिगर। ठीक है, ये आपका इस तरीके से देखेंगे, ये और ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरीके से रीअपियर हो गई। और आपका न्यूक्लियोलस इस तरीके से रीअपियर हो गया। ठीक है, और ये आपके बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स है, और ये आपका क्रोमोसोम कंडेंस होने लगेंगे। और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर वगैरह सब डिसअपियर हो गए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेंट्रोमियर है, सेंट्रियोल है, ये भी आपका क्या है, सेंट्रियोल। ये आपका न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे। और ये आपका क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगा, उलझ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फिगर हो जाएगा टीलोफेज। अब इसके बाद आपका आता है साइटोकाइनेसिस। मैंने कैरियोकाइनेसिस के फेज बता दिए, अब आपका आएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस में दो मैंने बताया है, एक को सेल फेरो बोलते हैं, सेल फेरो, या इसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल। एक क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल, सेल प्लेट, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, पेरीफेरल से अंदर की तरफ खांच बनाते जाना, सेंट्रीपिटल, सेल फरो। और प्लेट है अंदर से बाहर की तरफ, जो प्लेट है पहले अंदर पड़ता है, फिर धीरे 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 बाहर जाके सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो उसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल, ये सेंट्रीपिटल, ये दोनों टर्म याद रखिएगा। ये आपका प्लांट में है, और ये किस में हो रहा है बेटा, आपका एनिमल में।
मैंने आप लोगों को इसको बता दिया है, बस फिगर बनाऊंगी, क्या लिखवाऊँ, जानते ही हो सब। तो यहाँ इस तरीके से टू डॉटर निकले। यहाँ क्या है, माइटोटिक, माइटोटिक डिवीजन की वजह से में साइटोकाइनेसिस, इसी तरीके से कर लीजिए। माइटोटिक डिवीजन हो गया, मैंने ए माइटोसिस और माइटोसिस दोनों बता दिया। अब आपको पढ़ाना है मियोसिस। माइटोसिस के सिग्निफिकेंस लिखवा दूंगी, महत्व क्या क्या है, क्यों माइटोसिस होता है। साइटोकाइनेसिस, मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, अगर एक फीमेल है, ठीक है, तो वो जो लड़की है, ऐसा हम लोग को कहा जाता है कि हम लोग अपने माँ के पेट से पहले अपने नानी के पेट में थे, ठीक है। हाँ, ये हकीकत है, इसलिए नहीं कहा जाता है कि बच्चे अपने नानी से जुड़े रहते हैं। हम लोग अपने माँ के पेट से पहले अपने नानी के पेट में थे, उसके बाद तब माँ के पेट में आए, फिर हम लोग आए, समझ रहे हो। तो हम लोग पूरे एक जनरेशन को लेकर के घूमते हैं। अब हम लोग के जो बच्चे आएंगे ना, उनके भी बच्चे हमारे यहाँ हैं, ये सोच के चलो कि हम लोग जो हैं, ये ऐसा क्यों होता है, मियोसिस की वजह से होता है। मियोसिस में ये नानी है, ठीक है, ये हमारी मम्मी है, माँ है, ये हम हैं, मान लो ये राधा है, हम नहीं है, राधा है, ठीक है। ये नानी है, ये माँ है, ये राधा है। ये राधा अपने माँ के पेट से पहले अपने नानी के पेट में थी। अब देखो कैसे होता है, जब मियोसिस होता है बेटा, तो मियोसिस दो होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकंड होता है, ठीक। जो नानी है, इनका जो यूट्रस है, इनके यूट्रस में क्या डेवलप होते हैं, एग, ठीक। ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है, ठीक। यूट्रस में ये वाली जो लाइन, इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक। और ये जो सबसे चौड़ा वाला भाग होता है, ये वाला भाग, इसी को कहते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं, एम्प्यूला। ये क्या है, फिम्बरी है। और यहाँ से हमारा लगा होता है ओवरी,
ये क्या है, ओवरी। इस ओवरी में हमारे क्या होते हैं, एग होते हैं। ठीक, ये क्या है, एग है, दो दो ओवरी। तो जब ओवुलेशन होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तो 1 महीने इससे एग रिलीज होता है, जा करके यहाँ फेलोपियन ट्यूब में रेस्ट करता है, वेट करता है स्पर्म के लिए। दूसरे मंथ में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, पीरियड्स आते हैं, तो यहाँ से एक एग रिलीज होगा और ये फिर जा करके यहाँ पे होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों साथ में रिलीज हो, हर मंथ एक एक एग रिलीज होते हैं। लड़कियों में ये जो एग बनता है बेटा, एक बार अगर बन गया फिर ये पूरी लाइफ टाइम नहीं बनता है। ये बनता है कब, जब आप अपने नानी के पेट में रहते हो तब। ये जो एग है ना, ये आपकी नानी बनाई है, तो ये जो एग अपने यूट्रस में, ये नानी का यूट्रस है। इसी एग से, ये जो आपके एग है ना, इसी ये जो एग बना के एक्स्ट्रा उन्होंने रखा है, एक फर्टिलाइज किए हैं, एक सारी चीजें अपनी बेटी को यहाँ माँ में आई है। ये जो माँ बना के रखी है, ये हम लोग हैं। मतलब यहाँ ये जो एग था, ये हम लोग थे, एक एक से फर्टिलाइज करके हम लोग बन गए, और बाकी किस में है, माँ के अंदर है। तो पहले इसमें बहुत सारे एक से तो माँ बन गई, बाकी सबसे कौन है, हम लोग। इसलिए हम लोग नानी के पेट में रहते हैं। ये चीज़ें आप लोग को थोड़े से डिटेल में ऐसे समझ में आएगी कि जब आपका मियोसिस होता है, तो ये जो एग बनता है, इसको बोलते हैं oocytes। क्या बोलते हैं बेटा, oocyte। अभी ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता है, ठीक है। इस एग का नाम क्या है, oocytes है। इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ है, अभी मियोसिस सेकेंड नहीं हुआ है। अब ये oocytes जो थी, जब नानी के पेट में मेरी माँ थी, मेरी माँ पैदा हुई, तो ये एक नानी ने इनको ट्रांसफर कर दिया। इनके पेट में अब oocytes है, जिसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट है, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट है, इस चीज को समझो पहले, तुम लोग दिमाग लगाओगे तो समझोगे। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट है जब ये हमारी जो मदर्स होती हैं, जब ये एडल्ट होंगी, जब ये एडल्ट होंगी, तो मतलब जब इनका सेकेंडरी करेक्टर आते हैं, हार्मोन्स वगैरह होते हैं, पीरियड्स वगैरह आएंगे, जब ये एडल्ट होंगी, तो तब इनके अंदर ये जो oocytes है, ये मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करता है। जब मियोसिस सेकेंड ये कंप्लीट करता है, उस दौरान तब ये बनता है एग, ठीक है। अगर उस दौरान उनका मैरिज हुआ है और उन्होंने रिप्रोडक्शन वगैरह किया है, तो ये एग रिलीज होगा और यहाँ फर्टिलाइज करके बेबी बनेगा। समझ रहे हो। तो मियोसिस फर्स्ट जो रहता है, वो ऑलरेडी नानी के ही पेट में होकर के एग बन के हम लोग रहते हैं। बस हम लोग अभी बच्चे के रूप में रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी मियोसिस सेकेंड आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। जब मियोसिस सेकेंड कब होगा, जब हमारी माँ का एडल्ट आएगा, मतलब उसको यौनावस्था बोलते हैं, वो आएगा, हार्मोन्स वगैरह आएंगे, तब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा। तो oocytes जो होती है किस में चेंज हो जाएगी, एग में। अब इस एग फर्टिलाइज करेगा, तो आपका क्या बनता है, जाइगोट बनेगा। उस जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो वगैरह तो होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है, थोड़ा सा और देख लो अगर नॉलेज चाहिए तो। यहाँ अब ये चीज मिटा दो, किस तरीके से आपका बेबी बनता है, इसको देखो। यहाँ पे क्या है, ये इसका वजाइना वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका यूट्रस है, यूट्रस की ये जो मोटी मोटी सी, ये क्या है बेटा, वॉल होती है, जिसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। ये जो मोटी है, इसको कहेंगे यूट्रस की ये वॉल है, इसको कहते हैं इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम वॉल, ठीक है। ये जो बच्चा है, अगर मान लो ये स्पर्म है, स्पर्म इसके अंदर इंटर किया, और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में क्या आपका रेस्ट कर रहा है, एग है। और ये जो एग रेस्ट कर रहा है, जैसे ये आपका स्पर्म गया, इससे फर्टिलाइज किया, ये फर्टिलाइज करने के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट। और ये जाइगोट धीरे 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 नीचे उतरते हैं, उतर करके ये जो इंडोमेट्रियम की वॉल है, इसके अंदर अंदर घुस करके यहाँ इम्प्लांट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, अपने आप को अटैच कर देते थे। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक। अब ये इम्प्लांटेशन करके यहीं पे ये बच्चा आपका बनेगा, ठीक। और ये 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद बाई बर्थ आपका बाहर आता है। तो जब जब एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है, तो उसके यूरिन में प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए एक हार्मोन्स आता है, जिसको एससीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, ठीक है। ये हार्मोन्स इसी यूरिन में आ जाएगा, तो इसका मतलब लेडीज क्या है, प्रेग्नेंट है। तो जो आपके प्रेगनेंसी किट वगैरह चलते हैं, इसी हार्मोन्स के लेवल के लिए चेक होती हैं। जब उसमें डबल लाइन आपकी आएंगी रेड की,
तो ये क्या होती है, मतलब इसमें हार्मोन्स प्रेजेंट है, तो वो लेडीज क्या है, प्रेग्नेंट। ठीक। और जब बच्चा आपका बर्थ करता है उस कंडीशन में जो हार्मोन्स आपका यहाँ पे कार्य करता है वो दो हार्मोन्स, एक को कहते हैं रिलैक्सिन, एक को कहते हैं ऑक्सीटोसिन। एक को क्या कहते हैं, रिलैक्सिन, एक को ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहते हैं। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है बेटा, ये जो यूट्राइन वॉल होता है ना यूट्रस की, ये जो वॉल है इसको कॉन्ट्रैक्ट करने में, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर लगता है जिसकी वजह से बच्चा नीचे की तरफ पुश होता है। ठीक। और जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जैसे ये बच्चा नीचे की तरफ पुश होगा, तो जो आपको इंजेक्शंस लगाते हैं डॉक्टर ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम, तो उसमें ये ऑक्सीटोसिन का ही हार्मोन्स का इंजेक्शन होता है, जो आपका यूट्रस की जो वॉल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिससे बच्चा नीचे की तरफ सरक के आ सकता है। और फिर हमारी बॉडी में फिर लगता है रिलैक्सिन का हार्मोन्स, और बॉडी खुद रिलीज करती है, तो जो यूट्राइन वॉल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी धीरे 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 क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाती है। ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस आप लोगों को जब मैं फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शंस वगैरह पढ़ाऊंगी तो डीप से पढ़ाऊंगी। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं टू साइड्स के लिए बता रही थी कि जो आपके एग होते हैं मियोसिस फर्स्ट में टू साइड बनता है, न कि एक का डेवलपमेंट होता है। मियोसिस सेकंड में जब जाओगे तो एक का डेवलपमेंट हो जाएगा, और वो फिर क्या होगा, जब आपका एडोलसेंस आता है तो फिर वो एक में डेवलप करके रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है। तो ये आपका मैंने आप लोगों को माइटोटिक डिवीजन समझा दिया। अब आप लोग डालिए मियोसिस डिवीजन। अब डालिए मियोसिस। मियोसिस, मियोसिस को कहते हैं आर रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन या रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। मैं जो तुम लोगों को एक्स्ट्रा बताती हूँ ना, वो ऐसे नॉलेज के लिए भी एक्स्ट्रा रहता है, वो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसलिए मैं बताती हूँ। मैं फालतू कोई चीज़ तुम लोगों को यहाँ बताने के लिए नहीं आती हूँ। जितना मैंने तुम लोग को उसमें बताया है तो उसमें क्वेश्चन पूछता है यूट्राइन वॉल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, एससीजी, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन। क्या बताओगे, ऑक्सीटोसिन। ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है चेकिंग करने के लिए, एससीजी। उसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन उसमें बनता है कि जो आपका जाइगोट होता है अगर वो इंडोमेट्रियम के वॉल में जाकर के अटैच हो जाएगा तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। ठीक। हमारा जो एग होता है वो आके कहाँ रेस्ट करता है, फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। जो आपका एम्प्यूला रीजन होता है, सबसे चौड़ा वाला रीजन होता है, वहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। और फिर आपका क्वेश्चन उससे ये भी बनता है बेटा कि क्या बोलते हैं जी, जो जब नसबंदी होता है, नरबंदी और नसबंदी होता है ना, तो जो लेडीज में होता है उसको कहते हैं ट्यूबेक्टमी। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टमी, ट्यूबेक्टोमी। और जो मेल में होता है उसको कहते हैं वैसोक्टोमी। वैसो, देखो इसमें होता क्या है, इन दोनों में होता क्या है, ये आपकी देख लो। एक ये भी क्वेश्चन तुम लोग का यहीं से क्लियर हो जाए। ठीक है। ये हमारा क्या है, ट्यूब है, जिसको क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फीमेल में इसी फैलोपियन ट्यूब को कट करके क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। यहाँ कट करके इसको इधर बांध देंगे, इसको इधर, इसको इधर। अब एक तो रिलीज होगा और ये जाएगा यहाँ, यहाँ जा करके यहाँ से स्पर्म भी आएगा। अब ये दोनों क्या है, यहाँ गांठ बांध दी गई है, आपका ऑपरेशन कर दिया गया तो ये दोनों आपस में मिलेंगे ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांधा गया है, इसलिए ट्यूब को बांधा गया, इसलिए इसको याद रखेंगे ट्यूबेक्टोमी, याद करने के लिए। और जब आप मेल का पढ़ेंगे बेटा, तो मेल में ये आपका टेस्टिस होता है। टेस्टिस से ये सारे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं इस तरीके से। ये जो पतला वाला स्ट्रक्चर निकलता है उसको कहते हैं वॉसा डिफरेंशिया। क्या कहते हैं, वॉसा डिफरेंशिया। ये वॉसा डिफरेंशिया जा करके आपका इस तरीके से सारे स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। ठीक, इसी तरीके से। तो ये इसी वॉसा डिफरेंशिया को यहाँ कट करके बांध दिया जाता है। जब बांध दोगे
तो यहाँ से स्पर्म तो बनेंगे, पर स्पर्म आगे जा करके यहाँ से होते हुए इजेकुलेट होकर के फीमेल में नहीं जा पाएगा। तो यहाँ वासा डिफरेंशिया को काटा गया है, इसलिए इसको वैसोक्टॉमी कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये दोनों आपके क्या है, प्रोसेस हैं, पूछा जाता है। ट्यूबेक्टॉमी किसमें होता है, फीमेल में। इसमें क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब को कट करके बांध देते हैं। वैसोक्टॉमी क्या है, ये आपका मेल में। देखो ऐसा नहीं है, स्पर्म आपका बनेगा, स्पर्म भी यहाँ बनेगा, पर स्पर्म यहाँ पे जाएगा नहीं। और जो आपका सीमेन होता है ना, सीमेन यहाँ पे आपके दो ग्लैंड होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं और एक को कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। सीमेन का मतलब होता है इसमें आपका प्रोटीन लिक्विड प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ से टेस्टिस वाले पोर्शन से आपका क्या आता है, स्पर्म इसी के अंदर सीमेन के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो अब ये पूरी टोटल रूप से क्या हो गए, सीमेन। पर जब ये इसको काट दिया जाता है तो इसमें क्या माइनस हो जाएगा, स्पर्म माइनस हो जाएगा। बाकी ये लिक्विड तो इजोकुलेशन करेगा तो ये तो आएगा, लिक्विड तो निकलेगा, पर उसके अंदर स्पर्म नहीं होगा। जब स्पर्म नहीं होगा तो एक से वो फर्टिलाइज कर ही नहीं पाता। तो ये स्पर्म जो बनते हैं बेटा, फिर ये यहीं पे रैप्चर हो जाएंगे, रैप्चर होकर के आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ऐसा नेचुरल प्रोसेस है। उसी तरीके से आपका एक भी बनेगा, फिर ये रैप्चर हो जाएगा, फिर ये आपका यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। हाँ, बेटा ट्यूमर ओवेरियन में कहाँ हुआ है, फेलोपियन ट्यूब में है कि यूट्रस में है कि आपका ओवरी में है, तो जो भी चीजें रहेंगी इसमें होगा। तो एटलीस्ट इस सारे को मिला करके आप ओवरी बोलते हो। ठीक है, ये सारी की चीजों, यूट्रस बोल सकते हो, यूट्रस में ट्यूमर है। जिस वाले पोर्शन में रहेगा तो उसका नाम लिखते हैं, पर ऐसे पूरा एज अ पूरा मिला करके आप लोग बोलते हो उसको यूट्रस बोलते हैं। ये पूरा का पूरा इसको गर्भाशय बोला जाता है। ठीक है, वो तो अगर आपका इसमें है तो ये इसको रिमूव कर सकते हो। जब इसको रिमूव कर दोगे तो एक का रिलीजन होना बंद ही हो जाएगा, तो कहाँ से भाई वो प्रेगनेंसी वगैरह होगी। तो ये सारी चीजें रहती हैं। चलिए, तो ये आप भी याद रखिएगा कि आपका ट्यूबेक्टॉमी क्या है, वेसोक्टॉमी क्या है। इस हिसाब के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए। चलो रिडक्शनल डिवीजन पे आ जाओ। रिडक्शनल डिवीजन में क्या है, एक पेरेंट सेल से, ठीक है, इसमें दो तरीके की होगी, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। ये पेरेंट सेल 2n, पहले मियोसिस फर्स्ट हुआ तो ये 2 में बन गई, इसका हाफ हो गया। ठीक है, n, फिर ये 2 में बन गई, 4 हो गए, तो यहाँ मियोसिस सेकेंड हो जाएगा। तो जो आपका पेरेंट सेल था उससे ये भी हाफ है और इससे ये भी हाफ। तो ऐसे डिवीजन को कहते हैं मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन, जो आपके मोस्टली पाए जाते हैं जर्म सेल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्टली आपका मियोसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, माइटोटिस में और ए माइटोसिस में आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब लिखिए इसको, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट को, पहले इसका सिग्निफिकेंस नहीं लिखा है, लिखो। क्वेश्चन देता है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। मैं बोल रही हूँ, लिखो आप लोग, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, लिखिए पहला, इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सिग्निफिकेंस में पहले महत्व तो बताइए आप अर्धगुणसूत्री विभाजन का, जो अभी पीछे ऊपर पढ़ाए हैं, 2 में जो बना है, क्यों ये हो रहा है। इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स, it result in the production of diploid daughter cells, डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट। दो डॉटर सेल्स बनेंगे, दोनों के क्या है, जेनेटिक कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट, जिसको आप देख करके पहचान सकते हो कि दोनों के दोनों क्या है, डॉटर सेल्स हैं। हो गया। इट देखो फिर से, इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ
डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट, ये दो डॉटर सेल्स बनाएंगे जो जेनेटिक कंपोनेंट में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। लिखो दूसरा डालो, ग्रोथ द मल्टीप्लीकेशन एनिमल, ग्रोथ द मल्टी सेलुलर एनिमल, ग्रोथ द मल्टी सेलुलर एनिमल फ्रॉम जाइगोट is due to the mitosis, is due to the mitosis। इसमें बेटा जाइगोट तो बनता है, पर जाइगोट दो में नहीं डिवाइड होंगे, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, वो ग्रोथ में बढ़ेगा। और जब भी उसका डिवीजन पूरा लास्ट में होगा, दो डॉटर सेल्स बनाएंगी। ग्रोथ द मल्टी सेलुलर एनिमल फ्रॉम जाइगोट इज ड्यू टू द माइटोसिस। थर्ड लिखिए, इट हेल्प टू रीस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, it help to restore न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो को क्या करते हैं, रीस्टोर करेंगे। और ये जो रीस्टोर करते हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं सेल रिपेयर में, ठीक है, इट कंट्रीब्यूट इन सेल रिपेयर। जो नेक्स्ट जो सेल होते हैं उसको रिपेयर, जो भी चीजें टूटी फूटी रहती हैं उसको रिपेयर में हेल्प करते हैं। It help to restore nucleocytoplasmic ratio. It contribute in cell repair. न्यूक्लियो अपान सी, एन अपान सी, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करेंगे, जो ये किसी भी कोशिका में जो रिपेयर के लिए हेल्प करती है। फोर्थ लिखिए, प्लांट में लिखो, प्लांट में क्या करता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट मेरिस्मेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट like the apical meristem, like the apical meristem। एपिकल मेरिस्टेम का मतलब होता है अपेक्स वाला पार्ट, रूट अपेक्स और शूट अपेक्स। ब्रैकेट में लिख लेना रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स, ब्रैकेट क्लोज कर लेना। लाइक द एपिकल मेरिस्टेम, ब्रैकेट में लिखो रूट एंड शूट अपेक्स, ब्रैकेट क्लोज करो। लाइक द एपिकल मेरिस्टेम एंड लैटरल कैम्बियम, एंड लैटरल कैम्बियम एंड द लैटरल कैम्बियम। लैटरल कैम्बियम जब आपका रहेगा बेटा, वहां से क्या होगी, उसकी चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है, पौधे की लंबाई, तो वो आपका एपिकल मेरिस्टेम हो गया। और जो लैटरल मेरिस्टेम होती है उससे उसकी चौड़ाई बढ़ती है। जैसे ये पौधा है, इस पौधे का ये वाला पोर्शन शूट अपेक्स, ये वाला पोर्शन रूट अपेक्स, यहाँ पे जो पाई जाएगी उसको एपिकल मेरिस्टेम, दोनों ऊपर नीचे, और जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम डिवाइड होगा, पहले हम जो पौधा लगाते इतना पतला होता है, जब पेड़ बन जाता है तो इतना मोटा, मतलब ये आपका डिवीजन हो रहा है तो ये लैटरल मेरिस्टेम कर रही है, और ऊपर नीचे बढ़ रहा है तो एपिकल मेरिस्टेम। ठीक, तो लिखिए लैटरल कैम्बियम रिजल्ट इन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ, result in continuous growth of plant, continuous growth of plant, continuous growth of plant, continuous growth of plant throughout their life, पूरे लाइफ टाइम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस ग्रोथ करते हैं प्लांट, ठीक है, थ्रो आउट दियर लाइफ बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अरे भाई दियर, दियर दियर खुद का,
देयर नहीं बोल रहे, दियर बोल रहे हैं, देयर लाइफ, अपने लाइफ में क्या करते हैं, पूरी लाइफ टाइम ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट दियर लाइफ बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू पूरी लाइफ टाइम ग्रोथ करते रहते हैं पौधे, इसलिए काफी बड़े हो जाते हैं। लिखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू, नेक्स्ट हेडिंग वो डालिए, मेरिस्मेटिक टिश्यू आर वेरी यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन द लैबोरेटरी। लिखो मेरिस्मेटिक टिश्यू are very useful for the study of, are very useful for the study of mitosis division in the laboratory। प्रयोगशाला में मेरिस्मेटिक टिश्यू का सबसे ज्यादा माइटोसिस डिवीजन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा माइटोसिस डिवीजन में आपका मेटाफेज आता है, मेटाफेज जो होता है बहुत विजुअल होता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम आपके इक्वेटर लाइन पे अरेंज हो जाते हैं, तो उसके थ्रू हम उसका जेनेटिक मटेरियल, कितने क्रोमोसोम है, क्रोमैटिन क्या है, चीजें क्या क्या आ रही है, सारी चीजें के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू आर वेरी यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस डिवीजन इन द लैबोरेटरी। ठीक है, हो गया, टाइम भी हो गया। लिखो माइटोजेन, माइटोजेन क्या होते हैं? हाँ माइटोजेन, म्यूटाजेन दूसरा होता है, माइटोजेन दूसरा होता है। माइटोजेन एक आपका होता है म्यूटाजेन, म्यूटाजेन म्यूटेशन से है, उत्परिवर्तन के लिए कौन कौन से आपके सबस्टेंस आपके क्या होते हैं, जरूरत होते हैं, उसको कहेंगे म्यूटाजेन। माइटोसन माइटोटिक डिवीजन के लिए कौन कौन से सबस्टेंस, कौन कौन से ऐसे केमिकल है जो माइटोटिक डिवीजन को रोक भी देते हैं और बढ़ा भी देते हैं, तो ऐसे केमिकल को बोलते हैं मीटोजेन। क्या बोलते हैं? म्यूटोजेन। ठीक है, ये माइटोटिक डिवीजन को इंड्यूस कर सकते हैं या इसको इनहिबिट कर सकते हैं। इनहिबिट का मतलब रोक देना, इंड्यूस का मतलब प्रोसीड कर देना, चीजों को बढ़ा देना, कि आपका डिवीजन काफी तेज हो जाए। लिखो इट इज अ सबस्टेंस, मीटोजेन में लिखो इट इज अ सबस्टेंस which induce, it is a substance which induced mitotic division is called mitogen। it is a substance, mitogen लिखो, it is substance induced and inhibit, दोनों लिखो, induce and inhibit mitotic division। ये एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो इंड्यूस करता है और या तो इनहिबिट कर देगा माइटोटिक डिवीजन को, तो ऐसे सबस्टेंस को कहते हैं मीटोजेन। ठीक है, मीटोजेन अगर इनहिबिट करेगा तो उसको, या तो फिर इसको माइटोटिक डिवीजन, ये जो इनहिबिट कर देता है तो इसको कहेंगे माइटोटिक पॉइजन भी बोलते हैं। ठीक है, आप लिखिए मीटोजेन जो इंड्यूस करता है, जो इंड्यूस करता है उसका एग्जांपल लिखो, जो बढ़ाता है सेल डिवीजन को, जो ग्रोथ कराएगा, तो कुछ आपके हार्मोन्स होते हैं जैसे ऑक्सिन, लिखो it is a chemical substance which induced and inhibit the mitotic division। some substance लिखो, some substance या chemical induced
माइटोटिक डिवीजन, एग्जाम्पल लिखो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, GA3 इसका लिखो। इनुलिन, इंसुलिन दूसरा होता है, डहेलियम से निकाला जाता है इनुलिन, ठीक है। ये भी आपका इस तरीके का केमिकल होता है जो सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और लिखिए इनहिबिट माइटोटिक डिवीजन, सम सबस्टेंस जो माइटोटिक डिवीजन को इनहिबिट कर देते हैं, ऐसे सबस्टेंस को कहते हैं माइटोटिक पॉइजन बोलते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि माइटोटिक डिवीजन को रोक देते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन किस प्लांट से प्राप्त किया जाता है जी? बताओ तो, फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता है? लिलिएसी से। बताओ, बताइए बताइए बताइए। कॉल्चिसिन ऑटोनमी नाम सुने हो? उससे ये प्राप्त किया जाता है। ये एक तरीके का एल्कोलाइड है, ठीक। और ये एल्कोलाइड क्या करता है बेटा? ये प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है स्पिंडल फाइबर को बनने में, ठीक है। जब स्पिंडल फाइबर बनेंगे नहीं तो क्रोमोसोम अटैच नहीं हो पाते हैं, न वो पोलर रीजन की साइड खींच पाते हैं। तो ये क्या करेगा? सेल डिवीजन को रोक देगा। तो ये कॉल्चिसिन अगर कहीं सेल डिवीजन हो रहा है उस पर ये केमिकल छिड़क दोगे तो वो स्पिंडल फाइबर को क्या कर देगा? तोड़ देगा, ठीक। और वहां पे सेल डिवीजन रुक जाता है। लिखो द एल्कोलाइड कॉल्चिसिन एल्कोलाइड इनहिबिट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका PYQ बना हुआ है। इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल फाइबर। और ये क्या करेगा? एंड होल्ड द सेल, बस हो गया, होल्ड द सेल इन मेटाफेज। और कोशिका किसमें जाके अरेस्ट हो जाएगी? मेटाफेज में। क्वेश्चन ये भी दिया गया था कि कॉल्चिसिन का अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर आपका, यहाँ आपका कोशिकाएं हैं, ये आपके क्रोमोसोम है, ये स्पिंडल फाइबर से लगे हैं, आराम से दिख रहे हैं। हम इसके ऊपर क्या किए? छिड़क दिए, तो जितने कोशिकाएं इक्वेटर लाइन पे अपने आप को होल्ड कर लेंगी, यही ये अपने अरेंज कर लेंगी और ये सारे गायब हो जाएंगे। तो यही चीज मैंने लिखा है, कॉल्चिसिन को अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो स्पिंडल फाइबर जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाता है, इसका फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा और ये अपने आप को किस में अरेस्ट कर लेंगे? मेटाफेज में। तो क्वेश्चन पूछता है कॉल्चिसिन को अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो कोशिका किस सेल में, माइटोटिक फेज के किस सेल में अरेस्ट हो जाती है, होल्ड हो जाती है? मेटाफेज में, ठीक है। एक ये हो गया, एक और लिख लो बेटा, कैलियोन्स। ये भी इनहिबिट करता है, इनहिबिट माइटोटिक डिवीजन, ठीक। और कुछ राइबोन्यूक्लिएज, आरएनएज, ये भी पॉइजन होता है किसके लिए? प्रोफेज के लिए। थर्ड है क्या है? आरएनएज, ये आपका एंजाइम होता है। आरएनए आपका न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है? एज लग गया तो एंजाइम, राइबो न्यूक्लिएज, ठीक है। राइबोन्यूक्लिएज एक्ट एज पॉइजन
एट प्रोफेज, प्रोफेज के लिए क्या होता है, पॉइजन होता है। अगर इसको हम कर देंगे तो प्रोफेज में क्या हो जाएगा, ये प्रोफेज में ही चीज़ों को, सेल डिवीज़न को रोक देगा। और कुछ बचा है, हो गया। एक्स रेज है चौथा, एक्स रेज ये अनकंट्रोल करता है, क्या करता है बेटा, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस डिवीजन कर देगा, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, कैंसर, क्या हो जाता है, कैंसर। बस ये आपका मीटाजेन से आज की क्लास यहीं पे फिनिश। बाकी कल आपको मियोसिस पढ़ा दूंगी, तो आपका ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। कल हर कोई आएगा, क्लास अटेंड कर लीजिएगा आप लोग, समझ रहे हो।